नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। So let's start the class of the day, and this topic is very 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 important. It is section 149 IPC, 149 IPC, and this is what section number 190 BNS। BNS सेक्शन लिख लीजिए फटाफट, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टिंग क्या पार्ट अभी आने वाला है। चलिए, जब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा हमेशा, जब आप लोगों ने एलएलबी में पढ़ाई कर रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, सेक्शन 34 149 में क्या अंतर है। तब आप लोगों ने एक डिफरेंस ये भी पढ़ा होगा कि सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस बट सेक्शन 149 क्रिएट्स। ये हमेशा सब बच्चों ने पढ़ा होगा, जो कि हम लोगों ने शायद थोड़ा सा गलत पढ़ रखा है, क्योंकि हम लोगों ने गलत लिखा हुआ हमें मिला था। आज हमने उसको भी समझना कि एग्जैक्टली ये क्या है। चलिए उसे पढ़ते हैं। तो प्लीज रीड विद मी द डायरेक्ट लैंग्वेज, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। दिस इज व्हाट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अंडरलाइन दिस, unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or if such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object। इतना ही समझते हैं। then what will happen, then every person who at the time of committing that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। तो बेसिकली मैंने आपके लिए रीड कर दिया, ये आप समझते हैं इसको है क्या, भला है क्या ये। देखिए सी बेसिकली ये जो सेक्शन है, सेक्शन 10 BNS और IPC 149 IPC, इट क्रिएट्स द कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। क्या? कंस्ट्रक्टिव liability, or you can say also vicarious liability। करे कोई भरे कोई वाला सीन है, करे कोई भरे कोई वाला सीन है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर ये समझना है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये सेक्शन 189 में वी डिफाइंड अनलॉफुल असेंबली। कि अनलॉफुल असेंबली से क्या मतलब है। अनलॉफुल असेंबली में हम लोगों ने पढ़ा था इसमें अनलॉफुल असेंबली में हमने पढ़ा था कि दीज आर द 5 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, 5 और मोर पर्सन्स हो। इफ देर आर 5 और मोर पर्सन्स एंड उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, निम्नलिखित 5 में से कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, देन वी विल से दैट असेंबली इज ए अनलॉफुल असेंबली। 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली यानी कि जमाव, और उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो उनका सामान्य उद्देश्य है, वो निम्नलिखित दिए गए 5 उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। तो ऐसी असेंबली को, ऐसे 5 लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। ये डिटेल में हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाता है ये सेक्शन 149 IPC और 190 BNS। यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं किसी भी मेंबर ऑफ ऑफेंस की। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए एक भाई साहब हमारे छत्तीस गंगवार साहब जो है किसी लड़की के प्रेम में है ना, और ये इस मोहल्ले में रहते हैं और लड़की दूसरे मोहल्ले में रहती है, और मोहल्ले का जो है, मोहल्ले की इनकी आपस की लड़ाई है कि इन दोनों मोहल्ले में आपस में कोई शादी ब्याह का संबंध हो ही नहीं सकता। बात बढ़ गई है, पूरे गांव में खलबली मच चुकी है और एक अजीब ही माहौल हो चुका है अब जाकर के। अब मान लीजिए छत्रेस जी के जो है साथी की नहीं, आज हम लड़की लेके जाएंगे, और ये 10-20 लोग लेकर के पहुंच गए हैं दूसरे मोहल्ले में, राइट। इन सब का ये है कि आज हम घर में घुस करके लड़की को लेकर के ही आएंगे, हर हालत में पंडित को तैयार रखा हुआ है, लड़की लेके आएंगे, तुरंत शादी होगी, लड़की राजी है। अब बात खत्म होगी, लड़की मेजर भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब समझिए इसमें क्या है।
लेकिन जब वहाँ पहुँचे उधर से भी पत्थरबाजी हुई, इधर से भी पत्थरबाजी हुई। एक बेचारा साहिल यारी दोस्ती में चल रहा है, हाँ चल रहा हूँ साथ में, डरता डराता हुआ छत्रेस के साथ में चला गया। ना उसने किसी को पत्थर मारा, बेचारा भगवान का नाम ले रहा है कि किसी तरीके से बवाल हटे। अगर उस ग्रुप में शामिल नहीं रहूँगा तो कल को ये सब मुझे टॉन्ट कसेंगे कि तू भाग गया था, तू कायर निकला, तूने साथ नहीं दिया, ये सब। और इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं किसी को मारूं वगैरह। तो ये मजबूरी में उस ग्रुप में खड़ा हुआ है। लेकिन उसी समय होता क्या है, छत्रेस की पार्टी की तरफ से एक पत्थर ऐसा फेंका जाता है कि होने वाले ससुर जी के लगता है सर पर, और ससुर जी वहीं पर ढेर, वहीं पर उनकी हो जाती है डेथ, यानी कि हो गई है कल्पेबल होमिसाइड। अब जो बेचारा साहिल जाधव था उस पर भी चार्ज लग रहा है कल्पेबल होमिसाइड। तुमने कल्पेबल होमिसाइड किया। कह रहे भाई साहब मैंने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, मैं तो यारी दोस्ती में केवल उस ग्रुप में खड़ा हो गया था, समझे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या साहिल जाधव की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है? आंसर 1। नंबर 2, क्या वेदर साहिल जाधव कैन बी हेल्ड लायबल फॉर दी कल्पेबल होमिसाइड? तो प्लीज़ लेट मी नो आपको क्या लगता है। और इसी क्वेश्चन की पड़ताल, उसी क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ योर व्यू। कम ऑन एवरीवन, चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ IPC 149 एंड 190 BNS लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब पढ़ते हैं एक एक बात इसमें। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, बस दिस इज फर्स्ट। For the application of section 149 IPC and 190 BNS, 190 BNS की एप्लीकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ए पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ए पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। एंड प्लीज फॉर दैट अगेन सी द सेक्शन 141 IPC, सॉरी 189 BNS की क्लॉज आप देखो, क्लॉज 2, समझे। 140 इस लाइन को पढ़ने के लिए बाय एन मेंबर ऑफ ए अनलॉफुल असेंबली को अगर आप ये ध्यान रखेंगे इसको, तो आप इसको ध्यान रखना 189 की क्लॉज 2 को आप पढ़िए जरा अच्छे तरीके से, देन ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे। या फिर आप पढ़ेंगे, ये समझिए 189 क्लॉज 2 द्वारा लिख रहा हूँ आपके लिए। 189 की क्लॉज 2 को दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, हु एवर बीइंग अवेयर। एक बात अंडरलाइन कर लीजिए बस, जॉइंट्स और कॉन्टिन्यूस, कीवर्ड लिखे मैंने केवल, कॉन्टिन्यूस अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है 189 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो कोई भी उन फैक्ट्स को जानकारी रखते हुए, बीइंग अवेयर कि व्हाई इट इज ए अनलॉफुल असेंबली, उस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या कंटिन्यू करता है, बने रहता है, या तो उसको ज्वाइन करता है या बने रहता है, उसको हम कहते हैं ही इज द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। तो जब आप इस 190 को, जब ये सब 190 को आप पढ़ेंगे, जब आप इस 190 को पढ़ेंगे आप इसमें, और आप ये लाइन पढ़ेंगे, पहली लाइन पढ़ेंगे एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो फिर आप जो है इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। किस लाइन को नहीं भूलेंगे? 189 क्लॉज 2 को आप नहीं भूलेंगे। यही आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। कि ऐसे नहीं कि अगर कहीं ये शब्द आ गया कि बीइंग एनी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, तो आप अपने मन से लिखेंगे एनी बीइंग एनी बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का मतलब होगा एज पर सेक्शन 189 क्लॉज 2। तो 190 में आप 189 की क्लॉज 2 को आप लेकर के आएंगे। तो इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहां पर दी गई है आपको? अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन दी गई है आपको 189 की क्लॉज 1 में दी गई है। यही बात हो गई।
So unlawful assembly as per 189 clause 2, member as per clause 2 of the 189, इस मेंबर के द्वारा एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया गया, कमिट कर दिया गया, एक अपराध कर दिया गया। एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। इन प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में भी लिख रहा हूं आपके लिए मैं ताकि ढंग से दिमाग उठा लीजिए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में। बस देखिए क्या है कि that offense has been committed in prosecution of the common object of that assembly। तो ये जो लिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके उसमें क्या किया है इसने, जो ऑफेंस है दिस ऑफेंस इज कमिटेड किसके द्वारा, बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली एंड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। ये लिंकेजेस को समझने की जरूरत है कि दिस ऑफेंस इज नॉट एब्रप्टली कमिटेड, दिस ऑफेंस शुड हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। नाउ जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या थे, देयर वर 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1 क्या था बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। नंबर 1 कॉमन ऑब्जेक्ट था आपका टू ओवररेव द गवर्नमेंट। ये रहा आपके सामने, टू ओवररेव, दिस इज द वन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, टू ओवररेव बाय क्रिमिनल फोर्स सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यही था आपके सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को आतंकित करना, ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था। अब सपोज कीजिए आप द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली इज टू टेरिफाई ए पब्लिक सर्वेंट हु इज डूइंग हिज ड्यूटी। उसकी ड्यूटी ये है कि वो आकर के उस एरिया में आकर के रेड करेगा, है ना। ईडी के ऑफिशियल्स हैं, हाँ जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में घटना घटी थी कि ईडी के ऑफिसर्स गए थे टू सर्च द प्रीमाइस ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो पॉलिटिकली काफी पावरफुल व्यक्ति था, आपने न्यूज सुनी होगी, है ना। एंड नाउ टू टेरिफाई दैट पर्सन, दैट पब्लिक सर्वेंट, पीपल गैदर्ड। तो दैट वाज द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। अब उसको करने के लिए, यानी कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ कि उस ऑफिसर को डराना है, धमकाना है, ये हुआ कॉमन ऑब्जेक्ट। और उसको अग्रसर करने का मतलब हुआ उसको प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ने की करते हुए अगर कोई ऑफेंस होता है, तब क्या होगा, तब ये होगा every person who at the time of the committing of that offense is member of the same assembly is guilty of that offense। जो प्रत्येक मेंबर है उस असेंबली का, है वो सेम ऑफेंस का गिल्टी होगा। अब मान लीजिए उस पब्लिक सर्वेंट को टेरिफाई करने में, ओवररेव करने के चक्कर में किसी की डेथ हो जाती है, पत्थर मार रहे हैं और पत्थर किसी के लग गया और किसी की डेथ हो गई, तो जो व्यक्ति मार रहा है वो तो गिल्टी है ही है। अगर उस अनलॉफुल असेंबली में 10 लोग हैं तो 10 के 10 उनमें से प्रत्येक, एवरी पर्सन, प्लीज सी दिस, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, उस अपराध को करते समय जो उस असेंबली का सदस्य होगा, इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। उस अनलॉफुल असेंबली का प्रत्येक सदस्य, वेदर ही थ्रू द स्टोन और नॉट, उसने स्टोन मारा है या नहीं मारा है, उसने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है,
if he is just a mere member of that assembly, he shall be held guilty for that offense. तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो गिल्ट ठहराया जा रहा है, यहां पर जो क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? Just because you were the member of that assembly at the time when the offense was committed. इसीलिए कहते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं इससे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब है कि लायबिलिटी इज बीइंग इम्पोज अपॉन यू बाय फिक्शन ऑफ लॉ। लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा आप पर वो दायित्व आरोपित किया जा रहा है, भले ही आपने वैसा कार्य किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है, कारण है, रीजन है। वो क्या है? दैट यू आर द मेंबर ऑफ दैट पब्लिक दैट अनलॉफुल असेंबली। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई, फिर हम फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। ये मोटी मोटी बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताइए मुझे। तो इसके लिए आप देखो कि अगर इफ यू वांट टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन अंडर दिस सेक्शन, देन what are the conditions you should satisfied? Number 1, you should be the member of the assembly. Number 1, being member, तो एक हुआ ऑफेंस होता है जस्ट इफ यू आर जस्ट ए बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ध्यान रखना, एक अपराध कौन सा होता है कि यू आर जस्ट ए मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, योर असेंबली डज नथिंग, आपकी असेंबली ने कुछ किया नहीं है, बट यू आर द मियर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यू विल बी पनिशेबल एज सच, उसका दंड अलग होगा। अब यहां पर क्या हुआ है, 149 में जो बात की गई है, यहां पर एक अनलॉफुल असेंबली है और उस अनलॉफुल असेंबली में से किसी एक सदस्य ने कोई ऑफेंस किया है, तो उसके लिए जो लायबिलिटी होगी वो सभी की लायबिलिटी मानी जाएगी। उसने कल्पेबल होमिसाइड करी है तो एवरी पर्सन विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। उसने अगर मर्डर किया है तो एवरी पर्सन विल बी लायबल फॉर द मर्डर। उसने अगर थेफ्ट की है, उसने हर्ट की है, वॉट एवर ही हैज कमिटेड, एवरी मेंबर ऑफ दैट असेंबली विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। ये क्लियर होगी बात आपको? तो यहां पर आप ये देखिए कि अगर यहां पर 10 लोग हैं, अगर यहां पर ऐसे मान लेते हैं चंगू मंगू, ये एक अनलॉफुल असेंबली का ग्रुप है, ये रहा चंगू, ये रहा मंगू, ये रहा का पिंगू, चिंकी मिंकी टिंकी, और ये रहे राम। ऐसे मिल लीजिए, राम को सिंबल करते हैं। मैं मानता हूं कि एकदम पवित्र आत्मा जिसने किसी पर चींटी भी ना मारी हो आज तक, ये भी इस ग्रुप का पार्ट है। ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दिस फेलो ओनली, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, बट लॉ सेज everyone means all these persons including Ram will be held liable for that offense। प्रत्येक सदस्य इस अनलॉफुल असेंबली का ऐसे लायबल होगा जैसे उसने ही वह कार्य किया हो। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? कम ऑन एवरीवन फास्ट। ठीक, सो एक बात हमने पढ़ी, मेंबर, and this is very important in prosecution of the common object of that assembly। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में। अब ये क्या बला गई, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। मीन्स वो जो ऑफेंस किया गया है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी कमिटेड इन ऑर्डर टू अचीव दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भीड़ इकट्ठी होती है ना, इस प्रधानमंत्री को हम हटा के रहेंगे, चलो प्रधानमंत्री घर, चलो दिल्ली, चलो प्राइम मिनिस्टर हाउस, आज सब कुछ सत्ता उखाड़ देंगे। ये क्या हो गया? दिस इज एन अनलॉफुल असेंबली, दिस इज एन अनलॉफुल असेंबली। दे आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्ट
to remove that person, to remove someone from the post of the prime minister. ये आपका common object हो गया. अब ऐसे में what can be the other things, what can be the other offenses which can be done in prosecution of that common object, like आगजनी कर देंगे कहीं, यानी कि मिसचीफ बाय फायर हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो सकता है. जो लोग सामने आएंगे, जो लोग वहां पर सामने आएंगे, उनके साथ उनको हर्ट हो सकता है, उनको ग्रीवस हर्ट कर सकते हैं, एंड समवन मे बी किल्ड, बिकॉज ये सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं विच एवरीवन कैन इमेजिन दैट आर बीइंग डन in the prosecution of that common object, right? So hurt, grievous hurt, death, culpable homicide, murder, destruction of property, these are the offenses, right? But one member of that unlawful assembly committed rape. Now you see, the offense has been committed, he is the member of that unlawful assembly, but he has committed an offense. So will every member will be guilty of that offense of rape? बोलो हाँ है ना. ये बहुत टेक्निकल बात है, यही चीज समझनी है आप लोगों ने. जल्दी बोलो मुझे. देखिए वही तो बात है, इसको समझिए. ये गई बात, ये यहां पर हम समझाते हैं आपको. देखिए एक एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, है ना. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट कॉमन. देखिए हम लोग समझ चुके हैं अनलॉफुल असेंबली के बाद ध्यान रखना, अनलॉफुल असेंबली यूए, अनलॉफुल असेंबली के 5 फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं. 5 ही वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 पांडवों की तरह से, कोई छठा उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर 5 या 5 से अधिक लोग जुड़ते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा. जैसे कि पहले की बात हम करते हैं, टू ओवररेप बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पब्लिक सर्वेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कल, है ना. नाउ उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली? वो क्या है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर लेजिस्लेचर को, या पब्लिक सर्वेंट को आतंकित करना, टेरिफाई करना. अब उस भीड़ में से अगर कोई व्यक्ति रेप करता है, रेप, तो यू कैन नॉट से दिस ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस कॉमन ऑब्जेक्ट. ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट को टेरिफाई करने की, को अग्रसर करने वाला, ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं आप, इफ यू डू प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, इफ यू डू हर्ट टू समवन, इफ यू डू ग्रीवस हर्ट टू समवन, even if you kill someone, okay, if you throw stones, these are the likely things which one can expect. आप कह सकते हैं कि this is what in the prosecution of the common object of this assembly. आतंकित करने के लिए ये सब किया जाएगा, ये से लिंक्ड है. पत्थरबाजी करना, किसी को मार देना, को प्रॉपर्टी जला देना, लेकिन रेप इज टोटली अनकनेक्टेड विद दिस. तो इफ वन मेंबर कमिट्स रेप, अदर पर्सन्स विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट से द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली. प्लीज लेट मी नो आपको लिंक समझ में आया या नहीं आया. मैं भर से कोशिश कर रहा हूं कि ये लिंक समझ में आए आप लोगों को. ये जो लाइन है, ये जो ऑफेंस है, दिस ऑफेंस इज कमिटेड, मस्ट बी कमिटेड, 190 भी लिख देता हूं साथ साथ. दिस ऑफेंस शुड बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली. बोलो यस और नो.
इसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, इट मस्ट बी कनेक्टेड। और अगली लाइन पढ़ लेते हैं, या कैसा होना चाहिए, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये सेकंड कैटेगरी आ गई कि या तो जो पहले कैटेगरी क्या थी कि वो जो ऑफेंस है दैट हैज बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, या दूसरी क्वेश्चन क्या है कि सच मेंबर्स न्यू टू बी लाइकली कमिटेड, ये जानते थे कि ऐसा इस प्रोसेस में हो सकता है। कोई भी कहेगा कि अगर हम गवर्नमेंट को धमकाने जा रहे हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकाने जा रहे हैं, तो क्या 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 हो सकता है, अगर वैसा वैसा कुछ हो गया तो लायबिलिटी फिर सबकी होगी। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उस भीड़ में उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में समथिंग अनकनेक्टेड विल बी कमिटेड, समथिंग लाइक रेप विल बी, मोलेस्टेशन विल बी कमिटेड, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट। ना ही कोई जानता था कि ऐसा कोई करेगा। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो इफ इट हैपन्स एवरी पर्सन ऑफ दैट असेंबली एट इज मेंबर इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो यहां पर हुआ। अब यहां पर जो सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप देख लेना। अच्छा, हाउ मैनी ऑफ यू हैव लर्नड अबाउट दिस कि सेक्शन 149 जिसका अब नया अवतार आ गया है 190 BNS, इट क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंस। स्पेसिफिक ऑफेंस कितने लोगों ने ऐसा पढ़ा है अपनी किताब में? हाँ या जल्दी बताइए अभी तक। तो यहां पर ध्यान रखना, जनरली जो हमारी टेक्स्ट बुक्स भी है ना उसमें ऐसा लिखा गया है, जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि सब सेक्शन 149 IPC, अब बीनेस कर देंगे उसको, क्रिएट स्पेसिफिक ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर केवल एक लायबिलिटी क्रिएट की गई है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि साहब कोई अलग से स्पेसिफिक ऑफेंस, जैसे स्पेसिफिक ऑफेंस कैसे होते हैं, थेफ्ट का स्पेसिफिक ऑफेंस है उसकी एक सजा है, मर्डर का एक ऑफेंस है उसकी एक सजा है, कल्पेबल होमिसाइड है उसकी एक सजा है, लूट है, रॉबरी है, डकैती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, दीज आर द स्पेसिफिक ऑफेंस एंड दे आर पनिश्ड अकॉर्डिंगली। सेक्शन 149 तो ये कहता है कि जो भी ऑफेंस करोगे उसकी सजा मिलेगी आपको। तो इट विल बी रेड लाइक दिस, 190 रेड विद सेक्शन मर्डर कहां डिफाइंड था, 102 103 कहां डिफाइंड है मर्डर? अब BNS में देखना पड़ता है आजकल। पनिशमेंट फॉर मर्डर 103, तो 103 लिखा जाएगा। 190 रेड विद 103, 190 रेड विद 105, कल्पेबल होमिसाइड के लिए मर्डर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समवन हैज कमिटेड द मर्डर, उसने मर्डर किया है, और 190 का मतलब है कि ही वाज द पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली, ये समझे आप? तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसने भले ही मर्डर किया हो, कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया हो नहीं किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि सजा उसको किसकी मिलेगी, सजा उसको मिलेगी मर्डर की, सजा उसको मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की, ना कि सजा उसको 190 की मिलेगी। 190 ने 190 ने कोई अलग से ऑफेंस क्रिएट नहीं किया है, 190 ने कोई अलग से उसकी कोई सजा नहीं है। 190 अगर चिपक गया है तो जो अपराध आपके साथ एडजेसेंट है, जो आपने अपराध किया उसकी सजा मिलेगी। बोलो यस और नो, आप बात समझ रहे हैं? जल्दी बताइए, टेक्निकल बात है थोड़ी सी है। हाँ है ना, बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या क्या पॉइंट समझने हम लोगों ने देख लेते हैं। प्रोसिक्यूशन समझना पड़ेगा, हमने न्यू वाली बात समझ ली हम लोगों ने। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, समझा चुका हूँ, पढ़ लेते हैं एक बार को। फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, सम ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एनी मेंबर, एक बात हुई।
such offense must have been committed in prosecution of the common object or must be such as the members of the likely to be committed। ठीक, तो इसको इस पॉइंट से और समझ लेते हैं कि इसको, हाँ थोड़ा सा ही और समझाता हूँ हम लोग बस, बाकी हालांकि समझा चुका हूँ, रिपीटेशन ही होगा, लेकिन फिर भी इस पॉइंट समझ लेते हैं। तो बेसिकली आपको इसको, इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में देखना चाहिए। नंबर 1 पार्ट ये है कि जो ऑफेंस है, ऐसा जो ऑफेंस है वो कैसा हुआ है कि विच इज कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कि या तो जैसे मान लीजिए, इसको इधर रखता हूं मैं, इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव था आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था बैंक रॉबरी। आपने इस पवित्र ऑब्जेक्टिव के सामान्य उद्देश्य के लिए आपने जो है, आपने 5 लोग इकट्ठे हुए, ठीक, 1 2 3 4 5। नाउ दीज आर द 5 persons and the common object is to commit robbery. So because this is an offense, this assembly will be called unlawful assembly। unlawful assembly हो गई, उसका ये common object हो गया। जब आप बैंक रॉबरी करने जाएंगे, एंड नाउ यू नो द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी। रॉबरी की डेफिनेशन क्या है बताइए? रॉबरी की डेफिनेशन में क्या है वहां पर? इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ वहां दिखाना होगा, इंस्टेंट हर्ट दिखाना होगा, फियर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट का फियर दिखाना होगा वहां पर, या हो सकता है आप किसी की डेथ वहां कर दें, हर्ट कर दें, या रॉन्गफुल रेस्टेंट करें। यस और नो? तो दीज आर द लाइकली पॉसिबिलिटीज, यस और नो? एंड इफ यू commit it, if one of the member commits it, then all the members, every member of that assembly will be liable. Why? Because these offenses, committing of death, committing of hurt, etc., these are done in the prosecution of the common object. You got it? Everyone know it? एक सेकेंड कैटेगरी है कि जो ऑफेंस है, द ऑफेंस जो किया गया है न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, कि ये ऐसा हो सकता है, इस कैटेगरी में आ जाए। दोनों ही ओवरलैपिंग है वैसे तो, कि वैसा ऐसा होने की संभावना पहले से ही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं? मोहम्मद सुहेब साहब है ना, और शकीना से इनका निकाह होना है, बात सारी तय हो चुकी थी, लेकिन शकीना के पिताजी ने, अब्बू ने एक ऐसी शर्त रख दी कि डॉवर, एक फिल्म आई थी सलमान खान की, डैनी था उसमें, डैनी ब्रांड, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, उसमें दिखाया गया था, डॉर पे दिखाया गया था। उसने कहा मेहर में तुम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लिख करके दोगे, तब हम अपनी बेटी सकीना का निकाह तुमसे करेंगे। सुहेल ने कहा भाई ये तो हमारी औकात को नाप रहा है, इसने तो बेइज्जती कर दी हमारी। चलो भाई दोस्त, यारों दोस्तों, जीजा साले सब मिल करके, रिश्तेदार करके वहीं जा करके बात करेंगे अब, और देखेंगे कैसे नहीं मानेगा। उसको डराएंगे, धमकाएंगे, यानी कि टेरिफाई करेंगे, यानी कि उसको इंटिमिडेट करेंगे, है ना, उसे घर में घुस करके बात करेंगे, यानी कि ऑफेंस तो करेंगे ही करेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। अब यहां पर आप जा रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट है आपका कि उसको किसी तरीके से डरा धमका करके उसे घर में घुस करके लड़की को लेकर के आना। अब यहां पर ये है कि एटलीस्ट आप जो भी मेंबर लोग वहां जाएंगे, जितने भी रिश्तेदार होंगे, वो लोग इतना तो जानते होंगे कि ऐसे हीटेड चार्ज एनवायरनमेंट है इस समय, एक उकसावे वाला माहौल बन चुका है कि वहां पर कल को कुछ भी हो सकता है, और वहां पर किसी ने हाथ छोड़ दिया और फिर मार पिटाई में कोई मारा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यू न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, वहां पर ऐसा हो सकता था। तो देखो दो चीजें हैं, आपका था बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी करने में मर्डर हुआ,
इट वॉज एन ऑफेंस विच वॉज कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, यस और नो। एंड यहां पर गए थे, यहां पर क्या कहें, बेगम को लाने गए थे, बेगम लाना, आई एम सॉरी, बेगम को लाने गए थे। तो यहां पर न्यू नॉलेज रही होगी आपको ऐसी कम से कम, कि वहां पर जो है हर्ट, ग्रीवस हर्ट, मर्डर, ऐसी चीजें हो सकती हैं। भले ही वो कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर कृत नहीं है, लेकिन लाइकली टू बी कमिटेड की कैटेगरी में आ सकता है। तो लाइकली टू की कैटेगरी में आ जाए, नॉलेज हो ऐसी, और तब भी आप भाई साहब उस असेंबली का पार्ट बने रहे, तो भी आप फंसेंगे। इसीलिए सोच समझ करके किसी भी ग्रुप का पार्ट बने। प्लीज लेट मी नो आपको ये दोनों क्लॉज, दोनों डिवीजन आपको समझ में आई नहीं आई, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, यहाँ से प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाएंगी फास्ट। रेडी, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देख के समझिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई enter the house of Jed at night in order to beat him with lathis। उसको पीटना है। ए बी सी डी कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। एंटर करते हैं उसके हाउस में, जेड के हाउस में, एट नाइट इन ऑर्डर टू बीट हिम। हाउस ट्रेसपास हुआ या नहीं हुआ बताओ भाई, दिस इज हाउस ट्रेसपास। On being stopped by Jed's servant, A struck him a blow on the head। वो ए ने, ए बी सी डी और ई गए, ई ने मारी है लाठी, ध्यान रखना। आगे बी ने क्या किया, बी स्टोल ए गोल्ड नेकलेस फ्रॉम जेड्स एल्विरा। बी ने एक गोल्ड नेकलेस, और सी एलोन गेव सम लाठी ब्लो टू जेड। तो देखो ये था ए बी सी डी ई, ये थे। बी ने क्या किया, थेफ्ट की। सी ने क्या किया, हर्ट जेड। ए ने क्या किया, हर्ट सर्वेंट। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर जो 5 जो लोग हैं वुड बी गिल्टी ऑफ अंडर सेक्शन 149 यानी कि 190 फॉर कॉजिंग इंजरीज टू जेड एंड हिज सर्वेंट, बिकॉज दे बीइंग 5 इन नंबर फॉर्म्ड एन अनलॉफुल असेंबली एट देयर ऑब्जेक्ट वाज टू कमिट एन ऑफेंस। ये पांचों के पांचों लोग जो हैं, भले ही जेड को किसने मारा, जेड को मारा एक बंदे ने, उसके सर्वेंट को मारा दूसरे बंदे ने, लेकिन पांचों के पांचों लोग, 5 के 5 पर्सन्स वुड बी लायबल फॉर कॉजिंग हार्ट टू जेड एंड हिज सर्वेंट। अब बात समझ में आ गई। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टीलिंग ऑफ गोल्ड नेकलेस है, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड नेकलेस वाज नॉट देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, इट वॉज नॉट लाइकली टू बी कमिटेड। ना तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ना ही ए बी सी, जो किसने चुराया था, कौन भाई साहब थे, बी ने चुराया था। तो जो बी है, ए सी डी ई को नहीं पता था कि बी ऐसी हरकत करेगा, बी चुराएगा भी। अगर ए सी डी ई को पता होता कि दिस ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड, तब तो लायबल होते। तो बी जो थेफ्ट के लिए है, ओनली बी विल बी लायबल, ओनली बाय बी वुड बी लायबल बिकॉज द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग वॉज कमिटेड बाय बी। हाँ है ना। तो क्योंकि स्टीलिंग ऑफ नेकलेस इज नॉट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इस कैटेगरी में भी नहीं आता है। It was not known that it is likely to be committed by other members, इसलिए दूसरी कैटेगरी में भी नहीं आएगा। इसलिए स्टीलिंग ऑफ नेकलेस की लायबिलिटी बाकी मेंबर्स की नहीं होगी, इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी जिसने कि उसको चुराया है। बोलो हाँ है ना, यस और नो। नीदर इन द प्रोसिक्यूशन
neither in the prosecution of the common nor was such as other members could be expected to have known to have committed। तो आई बिलीव कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। बस हो गया काम इसमें आपका, और कुछ रहा क्या? तो देखो यहां पर जो हमने पढ़ा है ना, यहां पर जो हमने पढ़ा है, यहां पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड। यहां पर कोई 149 ने या 190 ने कोई सेपरेट ऑफेंस क्रिएट नहीं किया है, कोई अलग से अपराध गठित नहीं हुआ है। बस एक व्यक्ति के कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति को दंडित ठहराया जा रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए मान लीजिए ये भाई साहब जो है ज्योति, मोहम्मद सुहेल, मुनीत गौर, नैना चौहान, ये सब इन लोगों ने जो है ना एक पूरा का पूरा वो बना लिया अपना, स्तुति शुक्ला, इन सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, असेंबल्ड हुए, है ना। और अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, ठीक। और ये कहते हुए ये मार्च करते हैं असेंबली की तरफ, विधानसभा की तरफ करते हैं। आज विधानसभा में घुस करके हम पर्चे बांटेंगे, हम जो है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। सही है। इसका मेंबर में एक भाई था मुनीत गौर भी थे। अब मुनीत गौर आगे बढ़ ही रहे थे, विधानसभा नहीं जो है कौन सा है, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास में जाकर के इनके पेड़ में थोड़ी गुड़ होने शुरू हुई। अब आगे जाएं या पीछे जाएं, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो भाई साहब वहीं पर बैठ गए, समझे। तो ये वहां पर बैठ गए, बत्रा पर इकट्ठे हुए, बत्रा से लेकर के यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन साथ में गए, लेकिन इन बिटवीन इनका पेट खराब हुआ और ये वहीं पर बैठ गए। अगली टीम आगे बढ़ गई और स्थिति शुक्ला ने विधानसभा में जाकर के बम फोड़ दिया, है ना। बहरों को सुनाने के लिए, बहरे लोगों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बम फोड़ दिया। तो बाकी लोग तो अरेस्ट हुए, लेकिन सीसीटीवी में ध्यान आया कि भाई साहब मुनीत गौर भी थे। तो जो मुनीत गौर साहब है, इनकी लायबिलिटी यहां फिक्स होगी या नहीं होगी? तो देखो मुनीत गौर की लायबिलिटी यहां फिक्स नहीं होगी। क्यों? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इन दी अनलॉफुल असेंबली। इसके लिए पहले पढ़िए, पहले लाइन को पढ़िए, देखिए कितनी बार पढ़ाना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है बात। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन, ध्यान रखना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी पर्सन कौन सा? हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस इज मेंबर ऑफ दैट असेंबली। सो ये लाइन भाई साहब नहीं भूल सकते आप। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एवरी मेंबर हु वॉज द मेंबर ऑफ द असेंबली एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। 10 लोग थे इनिशियल जब जर्नी शुरू हुई। 10 लोगों ने जर्नी शुरू करी एज ए पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, 10 मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। बट व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस कमीशन ऑफ द ऑफेंस देयर वर ओनली 7 मेंबर्स। 3 members were not there, they either have left। Is there any problem? तो भाई साहब जो मेंबर था, ये लाइन देखिए, इसीलिए कहता हूं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस देखा जाएगा, उसी की लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। मुनीत गौड़ को पकड़ा गया, मुनीत गौड़ से कहा हाँ भैया बम फोड़ने में तुम थे? कि जनाब मेरे बम तो कुछ और ही जगह फट रहे थे, मैं यहां से वहां तक गया था। कॉमेडी शो हो गया है। तो मैं बत्रा से लेकर के वहां तक गया था, लेकिन बीच में ही ऐसी घटना घटी कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं वहीं रुक गया। फिर मैंने यहां वहां देखा, मैं कहां जाऊं, मेरा किसी और बम फोड़ने में कोई हाथ नहीं है। तो ये देखा है मुनीत गौड़ की
लायबिलिटी यहाँ फिक्स नहीं हो सकती बिकॉज ही वाज नॉट द मेंबर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सो प्लीज लेट मी नो, क्या आपको समझ में आई नहीं है? एवरीवन कम ऑन, जवाब दे सारी जनता। तो आई बिलीव मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, मिसगाइड कर दिया पूरी तरीके से, है ना। इंग्रेडिएंट समझा दिए आपको, एग्जाम्पल समझा दिया है मैंने आपको, और क्या रहता है। हाँ, इसका कंपैरिजन और कर लेते हैं, चलिए सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 आईपीसी में था, अब देखते हैं वो कहाँ पर जाकर विद्यमान इन्होंने करवाया है। सेक्शन 34 को उन्होंने कर दिया है सेक्शन 3 की क्लॉज 5, सेक्शन 35 BNS। चलिए साहब, दिस इज सेक्शन 35 BNS एंड सेक्शन 34 आईपीसी, इसी के साथ साथ पढ़ना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने कभी वहां पर गए हैं वैष्णो देवी? हाँ है ना, बताइए, वैष्णो देवी गए हैं? चलिए कोई बात नहीं, या कहीं पर और वैष्णो देवी जैसे और कहाँ पर होता है वहाँ का तो मुझे ध्यान है, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जैसे ये टेम्पल हुआ वैष्णो देवी का, मैं केवल सिम्बॉलिकली बता रहा हूँ। तो कहते हैं एक और है थोड़ी ऊंचाई पर, वहाँ से जाकर के एक भैरव बाबा का मंदिर हो रहा है, समझे। कहते हैं वैष्णो देवी के वहाँ दर्शन का जो पुण्य है तभी पूरी तरह प्राप्त होगा अगर आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर कर आओगे। ऐसा है वहाँ पर, वैष्णो देवी जाएंगे तो 3 वहाँ तक तो थक जाता है इंसान, फिर 3 किलोमीटर और ऊपर जा करके अलग जाकर बड़ी खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की, कि वहाँ पर वहाँ के दर्शन करके आएंगे आप तो जा करके फल प्राप्त होगा पूरी तरीके से आपको, इस तरीके से होता है। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि अगर आपको 149 समझना है या 190 समझना है BNS का, तो तब तक पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप BNS का सेक्शन 35 ना पढ़ लो या सेक्शन 34 आईपीसी नहीं पढ़ लो। इसका समझ होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ए जॉइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 2 सेक्शंस, सेक्शन 34 आईपीसी एंड 149 इन केस ऑफ आईपीसी, 190 BNS एंड सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ द BNS। ठीक है, तो ध्यान रखना कि देखो BNS और आईपीसी के कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि पढ़ाने पे ध्यान होता है, कई बार लैंग्वेज में कुछ इधर उधर हो जाए तो अपने आप कर लेना कोरिलेशन अपने आप। नंबर ही चेंज हुए हैं, बाकी सब तो सेम ही है, तो उसको पढ़ लेते हैं हम। देखिए क्या उसकी हेडिंग है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्या है ये? When a criminal act is done by several persons को हाईलाइट कीजिए, in furtherance of the common intention को हाईलाइट कीजिए, of all each of such persons is liable को हाईलाइट कीजिए, for that act in the same manner as if it were done by him alone। इसको मैं थोड़ा सा अलग से करता हूँ। ये है आपका BNS का सेक्शन 3(5). When a criminal act is done by several persons, यहाँ पे देखिए the word is used, जब कोई आपराधिक कार्य कुछ लोगों को द्वारा किया जाता है, several persons के द्वारा किया जाता है। Now several person is a plural number, it may be 2, it may be 3, but it is never 1। तो इसका मतलब होगा मिनिमम नंबर क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गया यहाँ पर 2, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गया यहाँ पर 2। तो when a criminal act is done by several persons means when a criminal act is done by minimum 2 persons। तो in case of unlawful assembly, in case of section 149 IPC 190 BNS, the minimum number of persons was 5। वहां 5 लोग थे और यहां पर हैं several persons, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए। यहाँ वहां पर क्या वर्ड यूज किया गया था, वहां पर उन्होंने यूज किया था प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है, सामान्य आशा को अग्रसरित करते हुए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशा को अग्रसरित करते हुए, यदि कोई क्रिमिनल एक्ट, यदि कोई आपराधिक कार्य
कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, ऑल उन सभी की सामान्य आशय को अग्रसित करते हुए किया जाता है। देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी होगा फॉर दैट एक्ट, उस कार्य के लिए, इन द सेम मैनर, इस प्रकार से, एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि वो कार्य उसने स्वयं किया हो। जैसे दो लोग हैं या 3-4 लोग हैं, वो किसी को मार पिटाई कर रहे हैं उसके साथ, एक ने हाथ पकड़े, दूसरे ने पैर पकड़े और तीसरे ने उसका गला दबा दिया। अब जिसने हाथ पकड़े हैं उसको भी, जिसने गला दबाया उसने मर्डर करा ही करा है, लेकिन जिसने हाथ पकड़े वो कह रहा है जनाब मैंने तो हाथ पकड़े थे, दूसरा कह रहा है मैंने तो पैर पकड़े थे। कह रहे ना, एज पर सेक्शन 34 IPC और 35 BNS you will be held liable as if you have committed murder alone, आपको वैसे ही सजा मिलेगी जैसे कि सजा आपने, जैसे कि आपने जो मर्डर है, वो हत्या है, आपने अकेले की हो। तो यहां पर भी आप देखो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का केस है। यहां पर भी किसी व्यक्ति के द्वारा, भले ही उसने वो कार्य नहीं किया हो, भले ही उसने उसका गला नहीं घोटा था, लेकिन उसको उस कार्य के लिए उस पर दायित्व आरोपित किया जाएगा, उस पर उसकी लायबिलिटी, उसको उस पर प्लेस ऑन की जाएगी, उसकी लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी। इसलिए कहते हैं वाइकरस लायबिलिटी का भी एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का भी है। आपने वो काम किया नहीं है, लेकिन उस काम के लिए आपको सजा मिलेगी। तो यहां पर दोनों में जो 149 है, सेक्शन 149 IPC और 34 IPC, या 35 BNS और 190 BNS, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन बोथ केसेस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट की जाती है। वन पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट इवन इफ ही हैज नॉट डन दैट स्पेसिफिक एक्ट, एक व्यक्ति की लायबिलिटी फिक्स की जाती है उस कार्य के लिए, भले ही उसने वह कार्य स्पेसिफिकली नहीं किया हो, फॉर सर्टेन रीजंस, फॉर अदर ग्राउंड्स, जो कि इन सेक्शन से मेंशन्ड है। तो सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो 2 हैं मिनिमम। सेक्शन 34 अब IPC में ही मान के चलिए अभी, तो यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? मिनिमम 2 हैं। वहां पर 149 में कितना है? मिनिमम 5 है। यहां पर जो फ्रेज क्या है? इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, सबकी सामान्य जो इंटेंशन है वो कॉमन होनी चाहिए। यहां पर जो फ्रेज यूज किया गया है, कॉमन इंटेंशन यूज किया गया है। कॉमन इंटेंशन उसको समझना पड़ेगा यहां पर। अब कॉमन इंटेंशन, एंड सही बताऊं, मैं हैरान हूं इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स को भी कॉमन इंटेंशन का नहीं पता होता। वो डीन बाय द कॉमन इंटेंशन, एक वर्ड होता है सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन, इन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके घोट लीजिएगा, अच्छी अच्छी लैंग्वेज में इंटरव्यू पूछे जाएंगे आपसे। सिमिलर इंटेंशन, यहाँ पर शब्द यूज किया गया कॉमन इंटेंशन, यहाँ पर शब्द यूज किया गया एक वर्ड है सिमिलर इंटेंशन। एनी वन ऑफ यू, कोई इसमें से अगर बता कर सकता हो मुझे तो बताइए, कौन समझा सकता है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस? देखिए, आपकी सबकी आज आप यहां सब बैठे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है मुझे बताइए पहले। व्हाट इज योर इंटेंशन? ये रही सीमा, इनकी इंटेंशन है स्टडी, वरुण स्टडी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सभी स्टूडेंट्स की जो इंटेंशन है क्या है? स्टडी 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 स्टडी। आप सभी लोग मेरी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपकी इंटेंशन होगी आज की क्लास की, राइट? तो यू आर हैविंग सिमिलर इंटेंशन, yes or no? But you have not discussed this with each other. सपोज कीजिए आप में से कोई 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज आपस में डिस्कस किया
कि यार आज ना विजन सर की क्लास करते हैं, विजन सर पे मेहरबानी कर देते हैं इतनी, आज आज हम दोनों क्लास अटेंड करते हैं। नाउ यू कैन से देर इज ए मीटिंग ऑफ माइंड, इन दोनों ने डिस्कस किया है, इन दोनों का प्री अरेंज्ड प्लान है, इनकी मीटिंग ऑफ माइंड है, इन दोनों की जॉइंट योजना है। तो या इनके केस में हम कह सकते हैं इनकी जो इंटेंशन है वो कैसी है, वो कॉमन इंटेंशन है। आप सबकी सिमिलर इंटेंशन, एक जैसी इंटेंशन होना और सामान्य मतलब कॉमन होता है, समथिंग इज कॉमन व्हेन वी शेयर इट, when your mind and my mind is sharing that intention is called common intention। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेडी डॉन है स्तुति शुक्ला, स्तुति शुक्ला लेडी डॉन, ठीक, इनके सब दुश्मन है चारों तरफ। एक दुश्मन है इनकी सीमा, शी वॉन्ट टू शूट हर। एक दुश्मन है इनका वरुण, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू शूट हर। सही, ये रहा एक पार्टी, ये रही एक पार्टी, बट दे डोंट नो ईच अदर। ये जो दो लोग हैं ये दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन सब सताए हुए हैं इसके, सब मारना चाहते हैं इसको। तो इंटेंशन टू किल एक की है, दो की भी इंटेंशन टू किल है, बट एक और दो की, 1 और 2 की कोई भी जॉइंट मीटिंग नहीं है, इनकी कोई भी जॉइंट मीटिंग नहीं है आपस में। तो 1 और 2 हैव सिमिलर इंटेंशन बट नॉट द कॉमन इंटेंशन। लेकिन ऐसा होता, हाँ भाई 1 क्या सोच रहे हो, तू बता 2 क्या है, निपटा दें क्या इसको अब? चल ठीक है यार, यही काम करते हैं, दोनों चलते हैं। नाउ दे हैव कॉमन इंटेंशन। प्लीज लेट मी नो आपको सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का मतलब समझ में आपको आया या नहीं आया? कम ऑन फास्ट। सो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 134 what is required, only 34, that there should be what, common intention। ठीक है, वहां पर क्या शब्द यूज किया गया, कॉमन ऑब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखिए, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस। इस लाइन को समझिए अच्छे तरीके से, जब कोई आपराधिक कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो यहां पर सम काइंड ऑफ फिजिकल पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। जो भी सेवरल पर्संस हैं, 1 2 3 वट एवर, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्राइम। इन केस ऑफ 149 आईपीसी, इन केस ऑफ 190 बीएनएस कॉमन ऑब्जेक्ट था, वहां पर लायबिलिटी पार्टिसिपेशन की वजह से नहीं थी, जस्ट बीइंग मेंबर। दोनों को समझो भाई, 149 190 190 बीएनएस 149 आईपीसी 3 क्लॉज 5 बीएनएस 34 आईपीसी। यहां पर देखिए क्या है मामला, यहां पर लायबिलिटी है बीइंग मेंबर एट द टाइम ऑफ ऑफेंस।
ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स। ऑफेंस कह लीजिए या वहां लिखा हुआ है क्रिमिनल एक्ट। व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स, इसको समझ लीजिए जरा ढंग से देखिए। जो 149 में जो लायबिलिटी है वो किस लिए? बीइंग मेंबर। सोहेल सोहेब से, हाँ भी क्या हुआ? कल कहाँ थे? कुछ नहीं यार, पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? कुछ नहीं यार, ये 5-6 लोंडे लपाड़े थे, ये मुझे भी ले गए अपने साथ में। अब वहां पे जाके लड़ाई झगड़ा कर लिया इन्होंने, तो मैं भी इनके साथ खड़ा था, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। तूने क्या करा था? अरे कुछ ना यार, बस इनके साथ खड़ा था मैं तो, बस इस वजह से। कह रही कि इन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए, कह रहे तुम्हें भी सजा उतनी मिलेगी। क्या मतलब समझे इसके? कि सुहेल इज बीइंग punished just because he was the member of that assembly. He did not participate. उसने किसी को मारा नहीं है, उसने हाथ नहीं उठाया, उसने प्रोवोक नहीं किया। His participation was zero. He was just a member of that assembly. यहां पर क्या है? क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स। तुमने क्या है उसके हाथ पकड़े हो, क्या है तुमने बाहर खड़े के सेफ गार्ड किया हो, इन एनी कैपेसिटी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट क्रिमिनल एक्ट। जैसे एक बैंक रॉबरी करने के लिए कुछ लोग गए और जो स्तुति मैडम है ये केवल बाहर खड़ी हो गई गार्ड की, कोई आ तो नहीं रहा, करो 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 अंदर करो। जब पकड़े के बाद में कहती मैं तो बाहर खड़ी थी, अंदर इन्होंने किस पर गोली चलाई, क्या करी, मुझे क्या पता। No, you were participating in the crime, although you were standing outside. अंदर जो जो रॉबरी करने गए थे उन्होंने वहां पर किसी को मारा, किसी को गोली लगी, किसी की मृत्यु हो गई। You will be liable for that as if you have done it alone. ऐसे liable होगी स्तुति शुक्ला जैसे कि तुमने खुद ने अकेले किया हो कि सर मैंने तो केवल बाहर खड़ी थी, बस चाहे कुछ भी किया हो, बट यू पार्टिसिपेटेड इन दैट क्राइम। तो इन दोनों में अंतर देखो, एक में केवल जस्ट बीइंग मेंबर है, जस्ट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू मे पार्टिसिपेट बट यू मे नॉट। बट इन द 34 इन द कॉमन इंटेंशन केस यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट क्राइम। तो प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आई नहीं आई। कम ऑन। 5 लोग हैं जो कि पीएम को मारना चाहते हैं। 5 persons want to kill PM who is coming for an event, जो कि इवेंट के लिए आ रहे हैं। A is at site with a bomb. A वहीं पर है बॉम्ब लिए हुए और क्राउड में रखने के लिए। B is at his house. B अपने घर पर बैठा हुआ है जो कैमरास को देख रहा है। C is at his house. C भी अपने घर पर है। Who will press the button, जो बटन प्रेस करेगा। और D is at the site to ensure no one see A, कि A को कोई देखे ना, इसलिए है। A is informing D of the whereabouts of the PM. A उसको। तो यहाँ पे देखो 5 लोग हैं, 5 ही लोग किसी ना किसी तरीके से क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉमन इंटेंशन उनकी है मारने की PM को, और अलग अलग हैं। तो देयर इज नो डाउट कि दिस विल बी द केस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो नाउ सर इज दिस अनलॉफुल असेंबली और कॉमन इंटेंशन? दिस इज द केस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बांसुरी समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन, कैन वी से दैट दिस इज ऑल्सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी है ये, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने पहले प्लान किया होगा पहले, और उसको फिर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इज एवरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एन अनलॉफुल असेंबली? नो। एवरी, देखो इन्होंने क्या कहा है, इज एवरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इक्वल टू अनलॉफुल असेंबली। अभी पूरा याद नहीं किया ना, इसलिए सोच नहीं पा रही है। अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 लोग चाहिए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मिनिमम 2 लोगों में हो सकती है। तो इन दोनों को कोई मैच नहीं है। दूसरी बात,
जो अनलॉफुल असेंबली में है उनके बीच में कंसल्टेशन हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी इंटेंशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्स्पिरेटर्स, देयर इज ए प्रॉपर कंसल्टेशन एंड एग्रीमेंट अपॉन दैट, एंड मियर एग्रीमेंट बिकम्स द ऑफेंस इन दैट केस। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ये हो गया 190। ठीक, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो सब हलवा टाइप है, अब कुछ नहीं रहा। राइटिंग, राइटिंग है 191 और हमारा था ये 146 आईपीसी राइटिंग और 191 बीएनएस। ये रहा आपके राइटिंग। देखिए वेन एवर, हाईलाइट कर लीजिए, कुछ है नहीं। वेन एवर फोर्स or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of offense of rioting। बस कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अभी उसी से रिलेटेड है कि जब अनलॉफुल असेंबली के द्वारा क्या किया जाए, फोर्स यूज किया जाए, फोर्स यूज किया जाए या वायलेंस यूज किया जाए, बस। whenever the force is used or violence is used by the unlawful assembly या उसके किसी एक सदस्य के द्वारा, तो every member, each of such member of assembly is guilty of what? Offense of rioting। तो क्वेश्चन आपसे प्लेन से पूछेंगे रॉइटिंग का, रॉइटिंग कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 191 बीएनएस का हो गया है, सेक्शन 146 रॉइटिंग 146 आईपीसी के था। इसमें क्या खास बात यूज हो गई? पहली बात तो अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, ऐसे समझिए, ये हो गई अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। ओहो यूएस लिख दिया। अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए प्लस फोर्स और वायलेंस। कौन करे? अनलॉफुल असेंबली करे या एनी मेंबर करे, बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। राइटिंग में क्या तड़का मिला दीजिए? फोर्स का, या मिला दीजिए वायलेंस का, तो क्या हो जाएगी? राइटिंग। राइटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बलवा। बलवा हो गया, ये बलवा हो गया, सही। तो प्रत्येक मेंबर जो है राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हु, इसका पनिशमेंट आ गया 191 क्लॉज 2 में, इसका पनिशमेंट मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है एफरे। 159 में एफरे था आईपीसी, और आईपीसी का 159 और 194 बीएनएस का एफरे। वेयर टू और मोर पर्सन्स फाइटिंग इन द पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे। एफरे को हिंदी में बोलते हैं दंगा। दंगा कर रहे थे, दंगा, दंगा कर रहे थे। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सुहेब, सुहेब और सुहेल बत्रा के पास लड़ रहे हैं, डिशुम डिशुम, तो तू करेगा सकीना से निकाह? मैं करूंगा सकीना से निकाह। कह रहे नहीं नहीं, मैं सकीना से निकाह करूंगा। अब डिशुम डिशुम पब्लिक प्लेस से लड़ते झगड़ते मेरिट वाले के पास तक आ गए। तो हाउ मेनी पर्सन्स? 2 और मोर पर्सन्स क्या कर रहे हैं? दे आर फाइटिंग। कहां फाइट कर रहे हैं? पब्लिक प्लेस में। तो यह बस छोटी सी बातें हैं। 2 और मोर पर्सन्स कहां क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं। इन सबको हाईलाइट कर लीजिए। और उससे क्या हुआ? डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। ऑफेंस कौन सा हो गया? एफरे हो गया। अरे ये होता है, पता क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं सच्ची घटना। मेरा भी एक स्टूडेंट था, जज बना था, तो मैंने उसे फ़ोन किया और क्या चल रहा है? कह रहा है सर ऐसे पूछ लो जैसे आपको पता नहीं है क्या चल रहा है। मैंने क्या हुआ? कह रहे सर सस्पेंड हो गए। व्हाट? मैं अकेला सस्पेंड नहीं हुआ सर, मोर देन 30 जजेस सस्पेंड हुए एक साथ। क्यों? क्या हो गया? कि सर पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी,
ट्रेनिंग खत्म करने के बाद हम सब लोगों ने सोचा भी अब अपने अपने जिलों में चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग है, तो चलो एक साथ बैठ के पार्टी कर लेते हैं। तो हम एक जगह पार्टी में चले गए। तो सब लोग अलग अलग टेबल पे बैठे हुए थे, तीन चार का ग्रुप इस तरीके से। मैं भी दूर कहीं बैठा हुआ था। तो एक टेबल पर दो लड़के बैठे हुए थे, नहीं ये रही टेबल, और इधर बैठे हुए दो तीन, इधर बैठे हुए दो तीन। अब इनके बीच में बात चल रही है, यार वो जो लड़की है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये कह रहा है नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है दिमाग मत खराब कर, वो मेरी जात बहन है, उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। कह रहे भाई मैं उसे पसंद करता हूं, शादी करना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में हो गई तू मैं। इन दोनों में एक ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो इनके बीच में क्या हो गई अब, फाइट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। कहां पर हुई, पब्लिक प्लेस पर हुई। क्या हो गया ये बोलो, अफ्रेड। इनको बीच बचाव करने के लिए बाकी जो टेबल में बैठे हुए थे वो लोग भी आ गए। अब सब लोग यहां इकट्ठे हो गए और ये सारी घटना कैद हो गई एक सीसीटीवी कैमरे में, और इसकी रिपोर्टिंग हो गई फिर हाई कोर्ट को। और यहाँ बियर वेयर पी होगी लोगों ने, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो जुडिशरी का नाम खराब कर रहे हैं, सस्पेंडेड ऑल। कैसी रही, ध्यान रखना इस बात को, सच्ची घटना। मेरे स्टूडेंट भी था उसमें एक, हालांकि उसने फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया, फिर दोबारा पास हो गया। तो बोलिए एफरे समझ में आया आपको, हाँ है ना। तो ये हो गया आपका 194 एफरे हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस जी। तो दिस चैप्टर 11 था, क्या था एक देख लेता हूं, कहां से स्टार्ट किया था इन्होंने। ये जो चैप्टर था 11, 189 से शुरुआत हुई थी। दिस चैप्टर एंड्स हेयर नाउ। मेरी तरफ से इतना ही करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत अच्छा कर लेना, बस लिख लिख के याद करना। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास एंड करते हैं फिर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।